नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम जब सत्य डोलता है, अशोक वानखेड़े बोलता है। कर्नाटक के चुनाव के बाद अब मुख्यमंत्री करीब करीब सिद्धरामैया तय है। डीके शिवकुमार, मिस्टर पाटिल लिंगायत, शिवकुमार वकालिका के हैं, एक दलित भी उप मुख्यमंत्री होंगे। बहुत सारे फॉर्मूला पे कांग्रेस बात कर रही है। बीजेपी इतने सारे उप मुख्यमंत्री क्यों करके बोल नहीं पाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खुद उन्होंने 2 उप मुख्यमंत्री दिए हैं। तो हर राजनीतिक दल जब दूसरे पे उंगली उठाता है तो खुद देखता है पीछे की अभी तकलीफ होगी। और बीजेपी को तो कर्नाटक हार के बाद तो लगातार अपने गरेबा में पहले झांक के देखना होगा। लेकिन कल से लेके आज तक लगातार विभिन्न चैनलों में एग्जिट पोल से लेकर आज तक एक ही बात हो रही है कि ये वोट जो है वो बीजेपी के खिलाफ नहीं था, क्योंकि बीजेपी का वोट शेयर उतना के उतना रह गया। ये बार बार बीजेपी की तरफ से एक नरेशन डेवलप किया जा रहा है। उनका कहने का मतलब है, जैसे एक बार सीतारामन ने, मतलब हमारे वित्त मंत्री सीताराम, उन्होंने कहा था कि रुपया गिरा नहीं है, डॉलर बढ़ा है। वैसे वो कह रहे हैं कि बीजेपी की हार नहीं हुई है, कांग्रेस जीती है। लेकिन वो जो 34% पे हम इंटैक्ट है, हमारा वोट शेयर गया नहीं। तो फिर जो मतदान बढ़ा, 10 साढ़े 10 लाख नए मतदाता जुड़े, वो कहां गया? मतदान तो उतने ही प्रतिशत हुआ। फिर वो मतदान में आपका शेयर 0% कैसा रहा? ऐसे विभिन्न फैक्टर्स की बात होगी। आज ये सत्य कहां डोलता है, ये मैं आपको बताता हूं। कर्नाटक मोटे मोटे तौर पे 6 भागों में डिवाइड होता है, क्योंकि कर्नाटक राज्य की संरचना भी ऐसी है कि जब कर्नाटक बना तो एक मैसूर राज्य हुआ करता था, उसी का नाम कर्नाटक रखा गया। उसमें निजाम का कुछ हिस्सा आया, उससे कुछ तमिलनाडु का हिस्सा आया, उसमें कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा गया और एक कर्नाटक बना, संयुक्त कर्नाटक। तो मुंबई कर्नाटका जो है, मुंबई के आसपास है, वहां पिछले चुनाव के अनुपात में बीजेपी का वोट प्रतिशत 2.8, मतलब करीब करीब 3% घटा। हैदराबाद कर्नाटका, जो पुराना निजाम हैदराबाद स्टेट था उससे आया हुआ तेलुगु स्पीकिंग, उसमें भाजपा को 3.5% का नुकसान हुआ, मतलब वहां वो मत प्रतिशत घटा। फिर आप आ जाइए कोस्टल कर्नाटका में, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, वहां भी बीजेपी का मतदान 3.1% घटा। फिर आइए सेंट्रल कर्नाटका में, वहां पे बीजेपी का मतदान 4.9 यानी करीब करीब 5% घटा। फिर आइए बेंगलोर में, ग्रेटर बेंगलोर, क्योंकि 40 सीटें हैं वहां पे, उसमें बीजेपी का मतदान बढ़ा। और ओल्ड मैसूर में, जो वकालिका का गढ़ है, जेडीएस का गढ़ है, देवगौड़ा का अपना खुद का एरिया है, वो वहां पे जेडीएस से जो मतदाता टूटे वो सिर्फ कांग्रेस में नहीं गए, उसमें से 2% बीजेपी में भी गए। तो ओल्ड मैसूर में बीजेपी ने 2% मतदान ज्यादा लिया, और सेंट्रल करना और बेंगलोर में, ग्रेटर बेंगलोर में बीजेपी का मतदान बढ़ा। ये 2 रीजन छोड़े तो बाकी सभी जगह कांग्रेस का, मतलब बीजेपी का मतदान घटा। इससे ये दिखता है कि यदि ये 2 जगह पे मतदान नहीं बढ़ता तो बीजेपी अपना मेंटेन नहीं कर सकती थी। तो बीजेपी सिर्फ मुंबई, हैदराबाद, कोस्टल, सेंट्रल में नहीं हारी। तो कास्ट वाइज देखा जाए तो जहां इनका लिंगायत, जो सबसे बड़ा गेम प्लान था बीजेपी का, 16% मतदान है, वहां
बीजेपी ने मार खाई। ओबीसी में थोड़ा बहुत बीजेपी अपना मेंटेन कर पाई, लेकिन मुस्लिम में बीजेपी मार खा गई। 14% है मुस्लिम। वो वोकाली का कम्युनिटी 11% है, वहां बीजेपी मार खा गई। शेड्यूल कास्ट 19.5 सबसे बड़ा तबका है कर्नाटक के मतदाताओं में, वहां बीजेपी मार खा गई। लिंगायत तो मैंने बता ही दिया। शेड्यूल ट्राइब 7% में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। फिर उसके बाद कोरबा समाज आता है, जिसको धनगर समाज कहते हैं, शेफर्ड 7% है, जहां से सीतारामैया जिनके नेता है, वहां बीजेपी सुपड़ा साफ हुआ। ब्राह्मण 2% है, और बाकी माइनॉरिटी जैन, बुद्धिस्ट, सिख ये 2% है, ईसाई 2% है। यहां पे भी कोई खास कर नहीं पाए। तो बीजेपी का ये कहना कि हम लगातार सब दूर जो कांग्रेस जीती है उसमें हमारी हार नहीं, क्योंकि हमारा मतदाता हमारे पास है, ये गलत है। एक जगह दो जगह आपने मतदान बढ़ा के लिया, इसलिए आपको लगता है कि आपका मतदाता ज्यादा है। हम कह रहे थे कि कर्नाटका में येदुरप्पा कहीं ना कहीं नाराज थे, और ये लगातार बोल रहे थे कि येदुरप्पा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। ये आपकी जानकारी नहीं कर्नाटक के बारे में। लेकिन येदुरप्पा जब कर्नाटका जनता पार्टी उन्होंने स्थापित की तो 10% वोट लिए थे, 6 एमएलए थे उनके, और उन्होंने बीजेपी को अपने औकात पे ला दिया था जब 2013 में उन्होंने ये पार्टी फ्लोट की थी। बीजेपी को गलती समझ में आ गई, बीजेपी ने उनको अपने पार्टी में लिया, मुख्यमंत्री बनाया, फिर मुख्यमंत्री बना के उतार दिया, बेइज्जत किया। उसका खामियाजा उनको ये भुगतना पड़ा कि ऐसे 10 लोग जो येदुरप्पा के बहुत ही नजदीक माने जाते हैं, वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस और जेडीएस को इंडिपेंडेंट चला गया। और इसका इंपैक्ट कितना हुआ मैं बता रहा हूं आपको। ये 10 लोगों ने 10 सीटें नहीं, आसपास की सीटें भी खराब की। उदाहरण के तौर पे चिकमंगलुरु, ये ऐसी सीट थी सीटी रवि की, जो जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया बीजेपी के, और बीजेपी यदि हो सकता है वो मुख्यमंत्री भी बनते यदि बीजेपी सत्ता में आती। तो वहां से वो 4 बार चुनाव जीत चुके थे। उस चिकमंगलुरु से एचडी थमैया, ये देवगौड़ा के राइट हैंड मानने जाने वाले, उनके खास मित्र कांग्रेस में चले गए, उम्मीदवारी ली, और करीब करीब 6,000 वोटों से उन्होंने सीटी रवि को हरवाया। ये सीटी रवि वही है जिन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि येदुरप्पा और उसके बेटे का कोई वजूद अब कर्नाटक में रहा नहीं। कर्नाटक में अपना वजूद क्या है, ये येदुरप्पा ने ऐसा दिखा दिया। उसके बाद यदि हम सीट प्रतिशत की बात करें तो 5,000 से कम मतों में 42 सीटों पे निर्णय हुआ है, जहां का मतदान का डिफरेंस सिर्फ 5,000 है। उसमें 22 कांग्रेस के पास है, 17 बीजेपी के पास है। 2018 में 5,000 से कम मत के डिफरेंस की सीटें मात्र 30 थी। ये 22 कांग्रेस के जो सीटें बढ़ी है, ये कांग्रेस के लिए वार्निंग है। एवरेज औसत जो कांग्रेस का रहा है जीत का, वो मतलब पूरे प्रदेश में जो चुनाव में सारे जो सीटें जीती है उसका एवरेज यदि निकाला जाए मार्जिन का, विनिंग मार्जिन का, तो 9.1% आता है, 9.1, जो पिछले चुनाव में 9% था, मतलब वही बना हुआ है। कांग्रेस का जीतने का, कांग्रेस की जो सीटें जीती है उसमें जो उन्होंने बढ़त ली उसका औसत 10.9 मतलब 10.9, करीब करीब 11% की बढ़ोतरी है। पिछले चुनाव में ये 6.51 थे, और बीजेपी 7.8 पे रह गई है, कांग्रेस से बहुत नीचे। 1% के मार्जिन से जीतने वाली सीटें 12 है, उसमें 8 कांग्रेस की है और 4 बीजेपी की है। बीजेपी की एक सीट तो मात्र 16 मतों से जीती है, तो ये 8 सीटें भी कांग्रेस के लिए वार्निंग है, जैसी ऊपर की 22। 5% से कम मार्जिन से 31 सीटें जीती है, जिसमें कांग्रेस ने जीती है, जिसमें बीजेपी 25 सीटें है 5% से कम, और जेडीएस की मात्र 14 सीटें हैं। 20% के मार्जिन से 39 सीटें हैं, उसमें 26 कांग्रेस की है, 12 बीजेपी की है। 10,000 के से ज्यादा के अंतर से कांग्रेस की 74 सीटें जीती है, जो
2018 में 23 सीटें थी। ये स्टैटिस्टिक ये बताता है, क्योंकि अभी ये जो पूरी लिस्ट आई है उसके साथ तुम्हारे मत प्रतिशत के साथ मेरे पास शायद अब मैं दिखाने में लाइट की वजह से दिखा नहीं पा रहा हूं। तो ये जो टेबल मेरे पास आया है, कौन से सीट पे कितने लोग कितने मतों के साथ आए, उसका जब आज पूरा विश्लेषण किया तो उसमें ये सारा चीज सामने आई। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि हमारे खिलाफ वोट नहीं था, आपके 12 मंत्री हार गए, आपके खिलाफ वोट नहीं था, आपका सुपड़ा साफ हो गया, आपके खिलाफ वोट नहीं था, आपका वोट सभी जगह घटा। बेंगलोर में, मतलब ग्रेटर बेंगलोर में और मैसूर में यदि जनता दल का वोट आपको ट्रांसफर नहीं होता तो शायद आप 30% पे रह जाते। 34% का मतदान ये नहीं कि आपके खिलाफ वोट नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक की जनता ने पूर्ण रूप से नकारा है। रिलीजन वाइज, मतलब कास्ट सिस्टम वाइज देखा जाए तो धर्म और कास्ट और रिलीजन के बेस पे देखा जाए तो नकारा, रीजन वाइज देखा तो नकारा, कई पॉइंट पे नकारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को नकारा, अमित शाह की रणनीति को नकारा, तमाम मुख्यमंत्रियों की जो वहां रैलीज लगी उनको नकारा, योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व को नकारा। कर्नाटक में शायद लोकतंत्र विजयी हुआ। यही कर्नाटक का सत्य है। इसलिए बीजेपी के दावे में कहीं सत्य डोला तो अशोक वानखेड़े बोला। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।